देखो भाई, हेक्साएमीन कोबाल्टेट, हम इसकी बात कर रहे हैं, इस संकुल की हम बात कर रहे हैं बच्चों। तो देखना एक बार, बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी निकिल की, +2 होगी कि नहीं होगी? निकिल का बाह्यतम कोश का विन्यास क्या होता है? 3D8 4s2 होता है कि नहीं होता? यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो ये D8 विन्यास होगा, होगा या नहीं होगा? यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब इसकी स्ट्रक्चर बननी चाहिए, बताओ भाई कैसी कैसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए? अष्टफलकीय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताओ, 6 समन्वयी संख्या है, आकृति होनी चाहिए अष्टफलकीय होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? किसके अकॉर्डिंग? वीवीटी के अकॉर्डिंग। लेकिन जब प्रयोगों से देखा तो इसकी शेप मिलती है त्रिकोणीय द्विप्रैमिडीय, ट्राइगोनल बाइप्रेमिडिकल, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर देखिए, ऐसी कुछ मिलती है स्ट्रक्चर, ऐसी कुछ। जबकि होनी क्या चाहिए? होनी तो अष्टफलकीय चाहिए। इस बात की व्याख्या भी कौन नहीं कर सका? वीवीटी नहीं कर सका कि आखिर क्या कारण है कि किस प्रकार से व्याख्या की जाएगी। समझ में आ गया ये? अगला देखो, अगला डीवीटी पता किस चीज की व्याख्या करता है? अगर धातु से धातु 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 कहता रहेगा बीवीटी, तो केवल ये बात करेगा कि डी कक्षक जो है वो ऐसी कंडीशन में है। लेकिन थर्ड यूनिट तो खैर बात की बात थी। लेकिन जैसे आपको मैंने बताया होगा थर्ड यूनिट के अंदर कि लिगैंड जैसे ही जुड़ते हैं इनका हो जाता है विपाटन। T2G और EG कक्षकों में क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? T2G और EG कक्षकों में विपाटित यानी कि विभाजित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये इनके विभाजन की व्याख्या नहीं कर सका, क्योंकि केवल और केवल इसकी व्याख्या ही तो करता है, लिगेंडों पर तो ध्यान ही नहीं दे रहा। और लिगेंडों की प्रेजेंस की वजह से इनका हो जाता है विपाटन। ये T2G और EG कक्षकों में क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। इसका मतलब जो आपका क्या, कौन सा फिर से बताना है? कौन सा वाला? ये वाला? ये वाला क्या? देखो, ये देखना एक बार, ये देख रहे हो आप? देख रहे हो ना? इसकी देखना, निकिल +2 आएगी ना इसकी स्टेट, D8 कॉन्फ़िगरेशन आएगा कि नहीं आएगा? ये तो निकालना आता है कॉन्फ़िगरेशन। अरे इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D8 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, 3D8 विन्यास हुआ कि नहीं हुआ? अब 3D8 विन्यास जब हुआ तो ऑब्वियस सी बात है 3D8 विन्यास की वजह से क्या हुआ? क्या हुआ? यहां से आके जुड़ा 6 लिगेंड, और आपको पता है 6 लिगेंड की प्रेजेंस की वजह से ये ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये तो बता चुकी हूं कि लिगेंडों की स्थिति 6 हो तब ये ऑक्टाहेड्रल होता है, समझ रहे हो? और अगर ऑक्टाहेड्रल होता है तो इसका मतलब क्या है? लेकिन प्रयोगों से जब ज्ञात किया गया तो पता लगाया गया कि इसकी स्ट्रक्चर त्रिकोणीय द्विप्रैमिडिकल होती है, जो कि सही है। और ये जो अष्टफलकीय कह रहा है ये बिल्कुल गलत है। तो कहने का मतलब बीबीटी किसकी व्याख्या नहीं कर सका? D8 विन्यास वाले कॉम्प्लेक्सेस की व्याख्या नहीं कर सका। आ गया समझ में? आगे देखना, अगला जो है, मैंने आपसे बोला कि वीवीटी, बार बार मैं एक ही चीज कह रही हूं कि वीवीटी जो है वो केवल और केवल धातुओं पर ध्यान दे रहा है, धातुओं पर ध्यान दे रहा है केवल और केवल। अगर धातुओं पर ध्यान दे रहा है तो मैंने आपको उस यूनिट के अंदर बताया था कि जैसे ही किसी धातु से आकर लिगैंड जुड़ता है, ये धातु है, इससे आके लिगैंड जुड़ गया साइनो, जैसे इस धातु से आकर साइनो लिगैंड जुड़ता है, इन डी कक्षक जो संभ्रंश, संभ्रंश का मतलब होता है पांचों की पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा के, तो जैसे ही ये 6 लिगेंड इससे आकर जुड़ेंगे इसका हो जाएगा विपाटन। तो कहने का मतलब अगर बीवीटी सिर्फ इसकी व्याख्या कर रहा है तो इन तो भूल गया, यानी कि डी कक्षकों के विपाटन की व्याख्या नहीं कर पाएगा।
और डी कक्षकों के विपाटन की व्याख्या नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण की व्याख्या नहीं करेगा। और अगर बच्चों इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण की व्याख्या नहीं कर पाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स के रंग की व्याख्या भी नहीं कर सकेगा। आया या नहीं आया बताओ, आया या नहीं आया? अगला देखना, अगला देखना, अगला क्या है इसकी कमी, नेक्स्ट कमी जो भी हो, ये जो सिद्धांत है बीवीटी, ये ऊष्मागतिकीय गुणों की व्याख्या नहीं कर सका। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है कि जैसे कोई गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी है, जितनी भी एनर्जीज हैं उनकी व्याख्या ये, यानी कि ऊष्मागतिक प्रक्रम जो भी हैं और जो प्रोसेस कंप्लीट होते हैं उनकी व्याख्या भी कौन नहीं कर सका, ये नहीं कर सका। ठीक है, अब आप देखना आगे, देखना, देखो बस इतना ही बहुत है, आगे समझ में। ये थी संयोजकता बल सिद्धांत की कमियां, आई या नहीं आई, आई या नहीं आई? ये थी संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां, और इन सिद्धांतों को, इन कमियों को पूरा करने के लिए एक नई थ्योरी का जन्म हुआ जिसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हल्का सा 12th में इसका नजारा देखा है आपने कि 12th के अंदर, 12th क्लास के अंदर आपने हल्का सा CFT पढ़ा हुआ है, जहां आप CFSE की गणना करना सीखते हो। यहां पे CFT के बारे में आप विवरण मतलब विस्तार से पढ़ने वाले हैं। देखो भाई, बीबीटी की कमियां बहुत थी, बीबीटी बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं बता सका, तो उन कमियों को दूर करने के लिए CFT दिया गया। ये सिद्धांत की भी फिर कमियां हैं, इसको पूरा करने के लिए और सिद्धांत दिया गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा इस दुनिया में सिद्धांत नहीं है जो पूरी तरीके से सारी चीजों की व्याख्या कर सके, कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। तो देखो CFT के अंतर्गत, CFT के अंतर्गत क्या होता है, सबसे पहले तो ध्यान रखना, आयनिक क्रिस्टलों की व्याख्या करने के लिए यह सिद्धांत दिया गया है। आयनिक क्रिस्टल की व्याख्या करने के लिए सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि जैसे कोई धनायन है, मानो, देखो भाई ध्यान समझना मेरा कंसेप्ट जो मैं कहना चाह रही हूं। इसमें क्या होता है, इसके मुख्य अभिग्रहित देखना, मेन पोस्टुलेट्स इसके जो हैं, इसमें पहला है, तो देखो फर्स्ट तो है, बीबीटी के अंदर लिगेंड नहीं बताए गए थे, नहीं बताए गए थे ना, बीबीटी के अंदर लिगेंडों की व्याख्या नहीं की गई, तो क्या किया गया, इसमें लिगेंडों की व्याख्या की गई, लेकिन यहां पे लिगेंडों को माना गया एक बिंदु रूप में, लिगेंडों को एक बिंदु रूप में माना गया, जो कि होते हैं ऋणावेशित। क्या होते हैं, ऋणावेशित, यानी कि आवेश होता है ऋणावेश, और आवेश ऋणावेश होने की वजह से जो लिगेंड होते हैं उनको कैसा माना गया है, बिंदु रूप में माना गया है। और आपको पता होगा नेगेटिव चार्ज जो होता है वो किधर की तरफ आकर्षित रहेगा, जहां पे पॉजिटिव आयंस हैं। तो इस नेगेटिव आवेश के कारण ये पॉजिटिव आयन की तरफ इसका इशारा रहता है, यानी कि इसका जो पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित रहता है उधर किधर की तरफ, धातु आयन की तरफ। किधर रहता है, यानी कि इनका ध्रुव जो होता है, पोलर जो होता है, वो कहाँ रहता है, धातु आयन की तरफ। किधर रहता है, धातु आयन की तरफ। दूसरा देखो, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग केवल और केवल धातु और लिगेंडों के बीच, देखो धातु पर पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड पर मिलता है एक इलेक्ट्रॉन युग्म। इलेक्ट्रॉन युग्म की प्रेजेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन युग्म को देने की प्रवृत्ति रखता है, और धातु आयन क्या करती है, अपने धनावेश को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने का प्रयास करेगी। यही कारण है कि इनके बीच में बॉन्ड काम करता है। तो होगा क्या, CFT के अकॉर्डिंग, देखो CFT के अकॉर्डिंग, 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 CFT के अकॉर्डिंग,
जो धातु और लिगेंड है इनके मध्य केवल एक बल कार्य करता है, जो कौन सा होता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, यानी कि केवल और केवल धातु और लिगेंडों के बीच में कौन सा बल कार्य करता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ही कार्य करता है। इन दोनों के बीच डायरेक्ट कोई क्रिया नहीं होगी, ध्यान रखना। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों क्रिया करके एक यौगिक बना लेना, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों के बीच में केवल और केवल एक बॉन्ड होता है, जो कि बॉन्ड जुड़ा हुआ होगा स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के अकॉर्डिंग। यानी कि स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा क्या जुड़े रहते हैं? क्या जुड़े रहते हैं? एक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसकी प्रकृति होती है आयनिक। क्या होती है? जिसकी प्रकृति आयनिक होती है। जिसकी प्रकृति क्या होती है? आयनिक। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग, सीएफटी। बीवीटी में क्या देखा था आपने? बीवीटी में मैंने कहा कि केवल और केवल धातु आयनों की व्याख्या करता है ना, लिगेंडों की व्याख्या नहीं करता। सीएफटी में कहा गया कि जो धातु आयन होंगे जब तक उनसे लिगेंड नहीं जुड़ा हुआ होगा तब तक तो वो होंगे समान ऊर्जा में, जिसे कहते हो आप समभ्रंश स्थिति। कैसी क्या स्थिति कहते हो? समभ्रंश स्थिति। जैसे इस धातु से आकर जुड़ेगा बच्चों लिगेंड, तो इसका हो जाता है विपाटन। ये जो बात है ना, ये बताई थी सीएफटी ने। इन्होंने कहा कि जब तक धातु से कोई लिगेंड आकर नहीं जुड़ता है, ये चारों सॉरी ये पांचों जो होते हैं एक ऊर्जा के होते हैं, लेकिन जैसे ही इनसे आकर लिगेंड जुड़ता है, ये दो प्रकार के कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं, जो होते हैं T2G और EG। इन दोनों की ऊर्जा औसत ऊर्जा से एक की कम और एक की औसत ऊर्जा से ऊर्जा ज्यादा होती है। समझ गए? यानी कि ये कोई एनर्जी है इससे ज्यादा तो EG, और इससे नीचे T2G। समझ गए? तो CFT की ये थी। और क्या होता है? और इनके बीच की एनर्जी को CFSE कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसे डेल्टा जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे किया जाता है? डेल्टा जीरो से। ठीक है, समझ गए? मतलब कहने का मतलब क्या है? क्रिस्टल फील्ड कहता है सीएफटी थ्योरी के अनुसार जो लिगेंड रहता है वो ऋणावेशित रूप में रहता है, जो एक बिंदु के रूप में है, जो कि धातु आयनों की तरफ आकर्षित रहेगा। ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड था आपका, सेकंड क्या था? सेकंड था केवल इनके बीच आयनिक बंध कार्य करता है, कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती, केवल इनके बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करते हैं, जिनकी प्रकृति क्या होती है? आयनिक होती है। कैसी होती है? प्रकृति आयनिक होती है। थर्ड क्या था? थर्ड ये था कि ये क्या रहेंगे, जब तक इनसे धातु अकेली होगी तब वो समभ्रंश स्थिति में होंगे, यानी कि इनकी ऊर्जा समान होगी, लेकिन जैसे ही इनसे आकर कोई लिगेंड जुड़ेगा तो इनका विपाटन हो जाएगा। और वो विपाटन कौन कौन से कक्षकों में? एक तो T2G में, और देखो भाई अभी बात करेंगे, ये तो होते हैं ट्रिपली डीजनरेट और ये होते हैं डबली डीजनरेट, बताऊंगी मैं इनके बारे में। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही ये अगला फोर्थ, जैसे ही ये दोनों कक्षक होते हैं, इनकी दो कक्षकों की औसत ऊर्जा जो होती है अपेक्षाकृत अधिक, और तीन कक्षकों की औसत जो ऊर्जा होती है वो होती है अपेक्षाकृत कम, और इन दोनों प्रकार के कक्षकों के बीच की दूरी को कहते हैं CFSE, जिसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये मैंने बता दिया आपको CFT के कंसेप्ट, VT की कमियां। यहां से मेरी यूनिट हो गई है स्टार्ट, और इसके बाद में अब इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब पता है क्या पढ़ेंगे? T2G क्यों कहते हैं इसे EG क्यों कहा जाता है, ये 3 क्यों है, ये 2 क्यों है, इनकी संख्या बदल नहीं सकती, इनके नाम नहीं बदल सकते, चतुष्फलकीय में ये नीचे ऊपर क्यों हो जाते हैं, क्या कारण है, किस लिए, इसके बारे में अब आगे हम चर्चा करेंगे। इसलिए ये यूनिट है इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट यूनिट है मैं उन्हें करा देती हूँ पहले, फिर बाद में हम जो थ्योरेटिकल है कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो मिलते हैं मंडे। क्या हुआ?